नमस्कार। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस अभी जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो क्लरिकल का पेपर है, जूनियर ऑडिटर का है, सुपरवाइजर का है, या और भी जितने भी पेपर अभी तक हो चुके हैं उन सभी का हम सेक्शन वाइज अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉलिटी का डिस्कस करेंगे। जितने भी आंसर मैं आपको बताऊंगा वो सभी ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग होंगे और कोशिश करेंगे कि किसी एक क्वेश्चन से हम थोड़ी सी और जानकारी भी जान सकें। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखते हैं। ये 22 क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। विच इज़ नॉट फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकार नहीं है। तो फंडामेंटल राइट की जब बात की गई है तो राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो था इसे जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट है वहाँ से डिलीट कर दिया गया। अब जो है ये लीगल राइट बन गया है। तो आर्टिकल 300A ये आर्टिकल है, इसके तहत इसको लीगल राइट जो है वो बना दिया गया है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस तरह का राइट है, तो इट इज़ अ लीगल राइट। और ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सा आर्टिकल है, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी एक चीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट कितने हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वॉज, तो लोकसभा के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे। लीडर ऑफ अपोजिशन जब आपसे पूछा गया है तो इस क्वेश्चन में आप एक एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, B.R. अम्बेडकर का आपको पता होना चाहिए कि ये जो थे लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे पहले, और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल का आपको पता है ये भी नहीं थे। तो एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, ऑप्शन बी, A.K. गोपालन। तो A.K. गोपालन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हम जानेंगे वो क्या है। वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले जो वाइस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो कौन थे। तो वाइस प्राइम मिनिस्टर पहले जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है कौन थे, प्राइम मिनिस्टर तो जवाहरलाल नेहरू थे। वाइस प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो कौन सी है। तो इंडियन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जो समिति है वो कौन सी है, वो है एस्टिमेट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो एस्टिमेट कमेटी तो इसका सही आंसर है, परंतु एस्टिमेट कमेटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये एस्टिमेट कमेटी बनी कब थी। पहले तो हम यही जान लेते हैं। तो एस्टिमेट कमेटी जो था इसको सेटअप किया गया था 1921 में। ये तो आपको पता चल गया कि कब इसे सेटअप किया गया, 1921 में किया गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, सदस्य कितने होते हैं इसके, तो 30 सदस्य जो हैं इसके होते हैं। और कितने लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से होते हैं। यहाँ पर जानने की जो बात ये है वो ये है कि राज्यसभा से इस कमेटी में सदस्य नहीं होते हैं। इस कमेटी में जो 30 के 30 सदस्य हैं वो सभी जो हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। और चेयरमैन जो है इसके चेयरमैन जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और जो भी रूलिंग पार्टी के सदस्य होते हैं उन्हीं में से स्पीकर जो है किसी को चुनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन, तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य बेंच कहाँ स्थित है। जबलपुर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन हम जान सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो 1956 में एस्टेब्लाइज किया गया था। और जबलपुर में तो इसकी मेन सीट आ गई कि कहाँ पर ये मुख्य बेंच इसकी बैठती है। इसके अलावा इसकी ब्रांचेस भी हैं। इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। तो ये हो गया इसके बारे में, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में हुई थी और इसकी जो सीट है, मेन बेंच बैठती है, वो शिमला में बैठती है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट कब बना था, कलकत्ता हाई कोर्ट कब बना था और मद्रास हाई कोर्ट कब बना था। वो तीनों के तीनों जो थे वो 1862 में एस्टेब्लाइज किए गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन बॉडीज।
यहाँ पर क्या पूछा गया है, अर्बन बॉडी पूछा गया है, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत नगरीय कार्यों को संवैधानिक स्थान प्राप्त किया गया है। तो देखिए मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है रूरल बॉडीज के बारे में, यहाँ पर अर्बन पूछा गया है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं, ये तो अर्बन बॉडीज के बारे में हो गया, तो रूरल बॉडी यानी कि पंचायत से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये दो चीज़ें यहाँ से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया टुक प्लेस इन, तो पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था इंडिया में 27 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। तो कई जगह आपको इसका आंसर 1952 देखने को भी मिलेगा, परंतु ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नन ऑफ दिस इसका सही आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए। जो पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के वो 1951 में स्टार्ट हुए थे और 1952 तक चले थे। 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुए थे और 21 फरवरी 1952 तक चले थे। तो मे बी इसका 1951 जो है वो आंसर की के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दिस दिया गया है। और जब पहली बार इलेक्शन हुए थे तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जूनियर ऑडिटर का जो पेपर था उसके। अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास सुपरवाइजर का पेपर, सुपरवाइजर एलडीआर का जो पेपर हुआ था वो पेपर हमारे पास अभी अवेलेबल है। 151 क्वेश्चन है पॉलिटी का, इसमें पूछा गया है द मिनिमम एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो क्या रखी गई है, तो वो रखी गई है 35 ईयर्स, 35 वर्ष। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब 35 वर्ष तो यहाँ पर रखी गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। देखिए जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वो मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं जैसे हमारे एमएलए होते हैं वो लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक और बात आप यहाँ से याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उनमें सिर्फ क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के पार्टिसिपेट करते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता है। अच्छा आप लोग यहाँ से कमेंट करके बता दीजिए कि अगला सेक्शन हम कौन सा डिस्कस करें, इससे पॉलिटी के बाद का सेक्शन हम कौन सा डिस्कस करें, ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज, तो लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो लोकसभा का आपको पता है 5 वर्ष इसका सामान्य कार्यकाल होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो लोकसभा के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, इतनी ही जानकारी काफ़ी है कि लोकसभा का जो है वो सामान्य कार्यकाल कितना होता है। हाँ परंतु आप ये जान सकते हैं कि अगर किसी ने लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होना हो या फिर पार्टिसिपेट करना हो तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो एक लोकसभा के सदस्य की जो एज है 25 ईयर्स रखी गई है और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए ये 30 वर्ष है। वाइस प्रेसिडेंट 35 और उसके बाद करें बात राज्यसभा की तो 30 और लोकसभा के लिए 25। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा यहाँ से, और तो कुछ खास यहाँ से नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 153 है हु इज़ कॉल्ड गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो किसे सार्वजनिक धन का अभिभावक कहा जाता है। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है कैग को। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी देखने के लिए। क्या क्या जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब पहली जानकारी तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है या फिर कितने टाइम पीरियड के लिए ये ऑफिस को होल्ड करते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है या तो ये 6 वर्ष तक ऑफिस में रहेंगे या फिर 65 ईयर्स की एज तक ये ऑफिस में रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशनें हैं, इनमें से जो भी पहले फुलफिल हो जाएगी उसको माना जाएगा। अगर 6 साल हो गए तो उसको माना जाएगा, अगर 65 ईयर्स के ये हो गए तो उसको पहले माना जाएगा। अब बात करते हैं कि कैग को अपॉइंट कौन करता है। तो कैग को जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
कौन सा आर्टिकल जो है वो कैग से डील करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148, ये याद रखिएगा, 148 आर्टिकल जो है वो डील करता है कैग से। तो ये सब कुछ कैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक और बात, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, ताकि इसी तरह से हम आगे भी वीडियोज़ लेकर आते रहें। आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 154, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज, तो ये किस तरह की एक बॉडी है? और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो किस तरह का एक बॉडी है, किस तरह का है? ये स्टैच्यूरी बॉडी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो मैक्सिमम टाइम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर आ जाते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट जो है वो एक स्टैच्यूरी बॉडी है। तो स्टैच्यूरी बॉडी की लिस्ट में क्या क्या आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टैच्यूरी बॉडी की लिस्ट में आता है, पहला तो हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आता है स्टैच्यूरी बॉडी की लिस्ट में। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो भी स्टैच्यूरी बॉडी की लिस्ट में आता है। नेशनल लॉ कमीशन जो है वो भी स्टैच्यूरी बॉडी में आता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी कहा जाता है, ये भी स्टैच्यूरी बॉडी के लिस्ट में आता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टैच्यूरी बॉडी की लिस्ट में आती हैं, परंतु इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बताई। स्टैच्यूरी बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसको पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है, तो वो स्टैच्यूरी बॉडी होती है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी होती है। तो ये आप स्टैच्यूरी बॉडी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का, इसका पोस्ट कोड था 764 इसका पोस्ट कोड था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पॉलिटी का है। सबसे पहला इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 में कहा गया है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा द्वारा निर्मित यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो यूनियन पावर कमेटी थी इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कुछ कमेटीज ऐसी हैं जिनके चेयरमैन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। एक तो आपने ये जाना कि यूनियन पावर कमेटी के कौन थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कमेटी आती है वो आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। उसके बाद आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उसके बाद आती है स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आप याद रखिएगा कौन कौन सी कमेटी हैं, कौन कौन से इनके मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है, इंडिया हैज़ बोरोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम विच कंट्री? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से बोरो किया है? तो ये बोरो किया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो आयरलैंड से जो है हमने अडॉप्ट किया है। आयरलैंड से और क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं? एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हो गया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। मतलब राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर हम चुनते हैं उन मेंबर्स को भी हमने कहाँ से बोरो किया है? आयरलैंड से ही बोरो किया है। और जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है, वो भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इलेक्शन के साथ डील करता है? तो पार्ट 15, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पार्ट XP इसको कहिए आप, 15 होता है वैसे ये, तो 15 जो है वो इलेक्शन के साथ डील करता है। अब बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट जो इम्पोर्टेंट हैं उनको एक बार जान लीजिए। एक तो ये पार्ट 15 हो गया। पार्ट 1 जो है वो किसके साथ डील करता है? पार्ट 1 डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ। पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप के साथ। और पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ। पार्ट 4 डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। पार्ट 5 जो है वो डील करता है पार्ट 4A, नॉट 5, पार्ट 4A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। और पार्ट 5 जो है वो डील करता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ। पार्ट 6 डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये पार्ट 6 तक आप याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, अगर उसका अमुक किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वो संशोधित किया जाएगा तो उसको अमेंड करने के लिए जो है कौन सी अमेंडमेंट हमें चाहिए? ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट चाहिए अगर हमने प्रीएम्बल को जो है वो क्या करना है? अमेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 111 है, एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी? तो भारत में वर्तमान समय की बात करें तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो है,
तो प्रेजेंट टाइम में 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 111 का जो है ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर दिया गया है, परंतु 8 जो है वो सही होगा इसका। कौन कौन सी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। तो तीसरे नंबर पर इन दोनों यूनियन टेरिटरी को अभी मर्ज किया गया था, तो ये एक ही नंबर पर आती हैं, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। और चौथे नंबर पर आती है दिल्ली, पांचवें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर, छठे नंबर पर लद्दाख और उसके बाद आती है सातवें नंबर पर लक्षद्वीप और आठवें नंबर पर आती है पुडुचेरी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है। अब दमन एंड दीव के बारे में मैंने आपको बताया, तो दमन एंड दीव को जो था वो आपस में मिला दिया गया था 26 जनवरी 2020 को, और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है वो एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई। पहले ये 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 112 है, इंडियन सिटीजनशिप में बी लॉस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की नागरिकता जा सकती है। तो भारत की नागरिकता जो है वो इंसान खो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। परित्याग के द्वारा, वंचन के द्वारा और समाप्ति के द्वारा, तो ये तीनों ही सही आंसर हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले दलित प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के पहले जो दलित प्रेसिडेंट थे वो थे KR नारायण। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो प्रेसिडेंट की ही बात कर लें तो देखो, प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है। प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष तो इनका कार्यकाल होता है, और अगर इन्होंने अपना रिजाइन देना हो तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिजाइन दे देते हैं। तो ये आप प्रेसिडेंट के बारे में याद रखिए। और KR नारायण का जो था वो पहले दलित राष्ट्रपति थे। ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टेक प्लेस ऑन दी ऑर्डर ऑफ। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र किसके आदेश पर बुलाया जाता है। ये बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के आदेश पर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट हाउ मेनी जजेस। तो वर्तमान में जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पर कितने न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट टाइम में ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन डी है 31, परंतु प्रेजेंट टाइम में जो है वो 34 जजेस हैं। 34 जजेस कैसे हैं, 33 तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, परंतु एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हुए, 34 हुए। पहले 31 होते थे, तो ये पुराना क्वेश्चन इन्होंने पूछा है थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 116, PIL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 116 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है, विच लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ लेस देन 60 मेंबर। तो किस विधानसभा में 60 से कम सदस्य हैं। कौन सी ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पर 60 से कम सदस्य हैं। तो यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो गोवा में कितने हैं, गोवा में 40 लेजिस्लेटिव जो है वो असेंबली की सीट्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम। तो सिक्किम में जो है वो 32 जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मिजोरम। तो मिजोरम में जो है वो कितनी सीट्स हैं, मिजोरम में भी 40 सीट्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑल ऑफ दीज इसका सही होगा। ठीक है, गोवा, सिक्किम और मिजोरम, इनमें 60 से कम सदस्य जो है वो मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो कौन जो है वो पब्लिक पर्स का संरक्षण कहलाता है। तो ये कहलाता है कैग। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर है। कैग जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो है वो डी सही आंसर हो गया। कैग के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, यहाँ से कमेंट करके बता दीजिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी इज एन। तो यूपीएससी जो है वो किस तरह की बॉडी है। यूपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब यूपीएससी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यूपीएससी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
फिर उसके बाद आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ही बॉडी है। उसके बाद बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन किस तरह की बॉडी है? तो फाइनेंस कमीशन भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये किस तरह की बॉडी है? तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, वो किस तरह की बॉडी है? तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। तो क्वेश्चन नंबर 120 है चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शुड बी आ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो किस तरह से होना चाहिए? तो ये अध्यक्ष जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ से आप ये चीज़ याद रखिएगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी अ चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अच्छा, तो ये हमने जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का पेपर भी डिस्कस कर लिया। तो लगभग वीडियो जो है वो 20 मिनट की हो गई है और हमने 3-4 पेपर डिस्कस कर लिए। कुछ और पेपर भी बचते हैं जिनका पॉलिटी का सेक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।